अच्छा जी, IFRS 9 निकालने पहले IFRS 9 की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हो गया लेक्चर नंबर। जरा 5-7 मिनट बहुत अटेंशन से आप लोगों ने देने हैं ताकि एक पूरी रिवीजन हो जाए। और भाई आप उठो, आप जो है बल्कि आप कैप वाले भाई इधर आओ, जल्दी आ जाओ जरा। अच्छा जी, IFRS 9 का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। बेसिकली ये 4 चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी पूरे स्टैंडर्ड में। एक होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसे हमने अच्छा नाम भी दे दिया था और कल अपलोड भी कर दिया था, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इसके बाद ये था इन्वेस्टमेंट इन डेट, बोले ये देखें ना, कोई एक लेट होता है सबको डिस्टर्ब। इन्वेस्टमेंट इन डेट थोड़ा उधर दे दें जगह हो जाए ना, ताकि सारे खुल के बैठ सकें, बस सिलेगी तो कोई ना कोई जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन डेट, इन्वेस्टमेंट इन डेट। उसके बाद इसने शेयर परचेज किए हैं तो इसने शेयर इशू किए हैं, इसने डिवेंचर परचेज किए हैं तो इसने डिवेंचर इशू किए हैं। ये क्या क्या इशू कर सकता है? डिवेंचर, TFC, बॉन्ड्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो सारी चीजें ये इशू कर सकता है वो ये वाला बंदा बाय करेगा। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन थी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन थी, इक्विटी की थी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की थी। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस सफे पे हमने आके नहीं देखी थी, लेकिन वैसे देखनी थी। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट इज नॉर्मली परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एन अदर कंपनी। यहां पे वो 2 लफ्ज लिखे हुए हैं जो कल लिखे हुए थे। फाइनेंशियल, आप दोनों का भी आज करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा इधर हो जाए, आप इधर आ जाए, आप इधर हो जाए, जल्दी करें। ऐसा ऐसा दोस्तियां खत्म होंगी तो CA की तरफ मूव करेंगे। परचेज क्या मतलब, आप लोगों को कमेंट करने होगा मैंने, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एन अदर कंपनी। जल्दी करें ना, जल्दी कर लें आप, जो भी है फिर निकलें बाहर, सारे करवाएं जगह। ओके, तो शुक्रिया। फाइनेंशियल एसेट 2 चीजें हैं, एक है किसी की इक्विटी बाय करना और एक है किसी का डेट बाय करना, यानी डिवेंचर बाय करना। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी FVTPL पे रखी जा सकती है अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो, अगर ज्यादा अरसे के लिए हो तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप FVTOCI पे जा सकते हैं। अब मैं 2 बातें लिखवाने लगा हूं FVTOCI के लिए, ये 2 बातें आप लिखेंगे तो आज के MCQs आपको समझ आएंगे। ये वाली जो साइड है डेट इज इलेक्टिव, यानी बाय डिफॉल्ट कौन सी साइड है? FVTPL। और अगर कभी पेपर में लफ्ज यूज करे ऑल्टरनेटिव मेथड तो ये करना है ऑल्टरनेटिव मेथड। पेपर में आए कि शेयर्स को मैंने चूज किया है ऑल्टरनेटिव मेथड पर रखने का, तो फिर बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड था? GT रोड। लेकिन अगर मोटरवे पे जाने तो डेट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड, डेट इज इलेक्टिव, आप इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। अब मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं, एट इनिशियल रिकॉग्निशन आई इररिवोकेबली इलेक्टेड FVTOCI। एट इनिशियल, इररिवोकेबली का मतलब है वापस नहीं आऊंगा इस पे, या एट इनिशियल रिकॉग्निशन आई यूज्ड द ऑल्टरनेटिव अप्रोच गिवन बाय IFRS 9 फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। मैंने ऑल्टरनेटिव अप्रोच पसंद किया, तो ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच होगी। ये आप चेंज करें, 1 मिनट लगाएं, और ये एंड सेशन एंड तक चेंज हो रही हैं सीट्स, चेंज जी बिल्कुल। ओके, अब FVTPL मॉडल में एक बात जो कल आप लोगों ने ऑब्जर्व की थी पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 में, कि मैंने अक्सर लफ्ज बोला है परचेज प्राइस, लेकिन परचेज प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेयर वैल्यू। चलें,
आज मुझे बता दें फेस वैल्यू के क्या नाम है? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू। और परचेज प्राइस के दो नाम है, परचेज प्राइस या फेयर वैल्यू। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में की जाएगी, इसमें कैपिटलाइज। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगी, नॉट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगी। ये जी नई चीज आज पढ़े, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल नेवर अपीयर एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बिकॉज दे डू नॉट पास कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। में दो चीजें होती हैं, आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस लेना होता है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट इसमें है ही नहीं। तो इस वजह से वैसे भी आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट इन शेयर में कौन से मॉडल हैं? सिर्फ दो, नंबर 1 और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं दो लफ्ज बोलने लगा हूं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेट टू बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एट एफईटी ओसीआई, यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट को अगर आपने किसी मॉडल पे रखना है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या एफईटी ओसीआई, इट मस्ट पास 2 टेस्ट। इसने 2 टेस्ट पास करने हैं, चाहे आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना चाहें, चाहे आप एफईटी ओसीआई पे रखना चाहें। एफईटीपीएल के लिए एक टेस्ट पास होना जरूरी नहीं है। तो इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन यहां से किया था, कंडीशंस फॉर कीपिंग एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड कंडीशंस फॉर कीपिंग एट एफईटी ओसीआई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे चुप हो। Conditions for keeping at amortized cost and conditions for keeping at FET OCI. There are 2 conditions for keeping at amortized cost. Number 1, आपने 6000, 6000 और 48500 लेने, याद आ रहे? 6000, 6000 और 48500 लेने, और आपकी नियत है टू होल्ड टिल मैच्योरिटी टू रिसीव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। आपकी नियत है 48500 और इंटरेस्ट, और आप ये चाहते हैं कि मैं एंड तक इनको रखूंगा। इट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, पास हो गया, बट नियत इज कॉल्ड एज बिजनेस मॉडल टेस्ट। लेकिन अगर आप एफईटी ओसीआई पे रखना चाहते हैं तो फिर दो चीजें होंगी, इधर भी वही टेस्ट पास होगा, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास होना चाहिए। यू मस्ट से आई नीड 6000 एंड आई नीड 48500। लेकिन वाइल व्हेन आई आस्क यू नियत, यू शुड से आई वांट टू होल्ड इट एंड रिसीव 48500 एंड 6000। ये लफ्ज आपको बोलना पड़ेगा। इसमें भी आपकी नियत ये लेने की मस्ट होनी चाहिए, बट आई मे सेल इट इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखने की 2 शराइतें, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी पास होना चाहिए, 6000 लेना है, 48500 लेना है, और नियत हो टू होल्ड टिल मैच्योरिटी एंड रिसीव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। और अमोर्टाइज कॉस्ट के बाद एफईटी ओसीआई, इस पे रखने की 2 शराइतें। the cash flow characteristic test is passed. I need 48500 and 6000. That is cash flow characteristic test, and I want to hold it to receive 48500 and 6000. However, I may sell it if a good opportunity. लेकिन cash flow characteristic test पास होना FETPL के लिए जरूरी, अगर ना भी पास हो तो कोई मसला। There is no condition to pass this test. इस टेस्ट के पास होने की कंडीशन जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशंस अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए 2 हैं, कंडीशंस एफईटी ओसीआई के लिए 2 हैं, और इधर कंडीशन पूरी होना जरूरी नहीं है। ओके, ये एक ऐसे ही आई के अपने सवाल डाला हुआ है किताब में, ये अजीब सा सवाल है, एक दो अजीब सी बात की हुई है। चलते हैं जरा पढ़ते हैं। किसी बंदे ने डिबेंचर खरीदे हैं 10 साल के लिए, वो कहते हैं मुझे सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास हो गया, ये कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास हो गया, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। और दूसरा बिजनेस मॉडल है इसका होल्ड टिल, तो किस पे रखेंगे? लेकिन अगर एट इनिशियल रिकॉग्निशन आप एफईटीपीएल पसंद करते हैं तो वो वाली ऑप्शन अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज मेड फॉर 10 years टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये कौन सा टेस्ट पास हो गया? 48500 और 6000। द एंटिटी मे सेल इट इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी राइज। तो एफईटी OCI. Investment in debenture is made for 10 years and contractual cash flows are principal and interest and changes in oil prices. अब ये सीए फाइनल वाली लाइन इसने डाल दी ना, ये फेयर वैल्यू है, ये ऑयल प्राइसेस का चेंज फेयर वैल्यू तो है नहीं, ये एक अजीब सी चीज है जो सीए फाइनल में पढ़ाई जाती है। अब ये उसने इधर डाल के पंगा लिया है। यहां कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो गया, बिकॉज कैश फ्लो में सिर्फ 2 चीजें अगर आपका लेना नियत हो तो कैश फ्लो टेस्ट पास होता है।
कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट सिर्फ तब पास होगा जब आपकी नीयत हो नंबर 1 प्रिंसिपल लेना और इंटरेस्ट लेना, और अगर आप कोई और चीज भी एग्रीमेंट में डलवा दें कि ऑयल प्राइसेस में अगर कोई चेंज आएगी तो थोड़े पैसे आप मुझे और दिया करेंगे, ये भाईजान फिर कौन सी बात हुई? इसका मतलब है आपको प्रिंसिपल भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, ऑयल प्राइसेस का चेंज भी चाहिए। फेयर वैल्यू अलग चीज होगी, वो बाजार में कीमत है, आप 3 चीजें उससे मांग रहे हैं। तो बता दें कि ये चीज जो आपने मांगी इसकी वजह से कैश फ्लो वाला टेस्ट क्या हो गया? तो भाईजान जब कैश फ्लो टेस्ट फेल हो गया तो आज आके बैलेंसिंग मॉडल जो बचा हमारा वो कौन सा बचा? FATPL। तो ये एक आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीज उसने डाली हुई है, बस आपको मैंने एग्जांपल करवा दिया है। असल में कैश फ्लो सिर्फ कितनी है? 2, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाना, बस। अगर और कोई चीज आप उससे मांगे मुंह खोल के तो ये मुनासिब तो नहीं है, महफिल के आदाब के खिलाफ है। लफ्ज लिखा हुआ था सोलली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोलली। अगर सोलली के अलावा कोई और चीज आपने मांग ली तो आप मारे जाएंगे, फिर यह मजबूरन FATPL। तो ये एक अजीब सी चीज थी। पॉइंट 4, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज मेड फॉर 10 years एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड प्राइस जो चेंज हो रही है ऑयल में। एंटिटी मे सेल, अब मे सेल सुल को छोड़ें, ये तो बिजनेस मॉडल टेस्ट है, बिजनेस मॉडल टेस्ट को फारिग करें। आपका पहला टेस्ट ही फेल हो गया है, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ही आपका दोबारा फेल हो गया। तो अब इंटेंशन पूछने की जरूरत ही नहीं। याद रखिएगा जब कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो जाएगा ना, यानी इधर अगर मैं लफ्ज डाल दूं प्लस ऑयल प्राइस की चेंजेस, ऑयल प्राइसेस की चेंज, तो आपकी अब 3 नियतें हैं, तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ही फेल हो गया, फिर बिजनेस मॉडल लगाने की जरूरत ही नहीं, फिर बाय डिफॉल्ट या बार कहां आ जाएंगे? FATPL। तो ये कोई थ्योरी के हद तक आपसे सवाल आ सकता है कोई MCQ के अंदर। बहरहाल बस कैश फ्लोज 2 हैं, 6000 और 48500। 6000 है कूपन रेट और 48500 है बोले रिडेम्पशन वैल्यू 48500। बस ये लेना आपका मकसद हो तो ठीक है, सोलली ये, इसके अलावा अगर कुछ भी आप उससे ले लें तो ये फिर गड़बड़ा। IAS 21 और IFRS 9 के तो 2 सवाल हैं, वो मैंने सैटरडे को करवाने हैं, लेकिन वो कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। फॉरेन करेंसी दी होगी, उसको रेट से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, आखिरी मॉडल था FATPL। इसमें डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी है? बट यू मे कीप एट FATPL। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लफ्स आ जाए पेपर में, या पेपर में लफ्स आ जाए आई हैव डन इट टू रिड्यूस द अकाउंटिंग मिसमैच, और इसके अंदर सारी ट्रीटमेंट और वो सारी डिस्कशन उसी तरह है। पेज नंबर 624, पेज नंबर 624, ये जरा आप लोग सिर्फ इधर नजरें रखें। अच्छा जी, मैं ज्यूम कर रहा हूं मैंने परचेज किए हैं शेयर्स, और शेयर्स परचेज कर कर मैंने मॉडल फॉलो कर रहा हूं FATPL। वही परचेज शेयर्स ऑफ 153 इंक्लूडिंग 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताएं कितनी है? वही परचेज शेयर्स ऑफ 153 इंक्लूडिंग 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट। IFRS 9 का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं या मैथमेटिकल सवाल एक पूछ रहा हूं? 153 के मैंने शेयर खरीदे हैं, इसमें 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी है भाईजान, इसमें पड़ी है। तो 153 इस वक्त 102 पे पहुंचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो जवाब क्या आ गया? 3 इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक बार याद रखिएगा, जब कभी कोई चीज किसी में पड़ी हो ना, तो फिर इस पे 2% नहीं लगा देना, इसमें तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो ये फिगर किस पे पहुंची हुई है? 102% पे। अब अगर मैं ज्यूम करूं कि मैं मॉडल कौन सा फॉलो कर रहा हूं? FATPL। अब मुझे बता दें मैं एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट 153 इज टोटल प्राइस माइनस 3 इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ शेयर, व्हाट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंड व्हाट इज माय आउटफ्लो? चलें जी नोट करें। ये कौन सा पहला सिनेरियो कराया मैंने? दूसरा? पहला। हाँ, दोनों की अलग अलग एंट्री कर दो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जिस तरह क्लास में करते थे। चलो आपने अच्छा किया, याद करा दिया, इस तरह कर लें। यू राइट, एक्सपेंस डेबिट ये अजीब सी लाइन आई थी, क्या लिखा हुआ था?
इट इंक्लूड ट्रांजेक्शन प्राइस। सवाल मैंने क्या कराऊंगा ना, सैटरडे को आना, आना सैटरडे को। वो इकट्ठा कुछ नहीं होता, बस शेयर की प्राइस दी होगी बाहर के मुल्क में, क्वांटिटी पकड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। आना आप सैटरडे को आना सैटरडे। ओके, अगली अंग्रेजी पढ़ें। अ कंपनी परचेज शेयर्स फॉर 400 प्लस 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इस तरह की अंग्रेजी भी आ सकती है पेपर में। अ कंपनी परचेज शेयर फॉर 400 प्लस 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट या इंक्लूडिंग। अब मुझे लग रहा है ये 400 से बाहर की चीज है। 400 जमा 1% ऑफ 400। अब आप 400 डिवाइडेड बाय 101 नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपने अलग से एक टॉपिंग के तौर पे 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी है। अब मेरे ख्याल से इस तरह एंट्री बनेगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 400 ज़रब 1% इज इक्वल टू 4। चलें जी, जनरल एंट्रीज करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट पूरा 400, और एक्सपेंस डेबिट ओके। हुए ज़रियाबा, अच्छा उधर बैठा, छोटे पर आखिरी पॉइंट पढ़े जी। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट assume that interest will be received in arrears। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो assume कर लें इंटरेस्ट एरियर में मिल रहा है एट ईयर एंड। यानी अच्छा, इसको छोड़े परे, ये हमने कल वो डायग्राम जो बनाई थी ना क्लास में, उसमें कर लिया था। अच्छा जी, खुदा ना खास्ता आपको टैक्स रेट दे दे पेपर में, क्या दे दे? टैक्स रेट दे दे। मैंने शेयर खरीदे 100 रुपए के, साल के एंड पे हो गए 140 के। मैं मॉडल कौन सा फॉलो कर रहा हूं? OCI। मुझे जरा बताएं गेन कितना आया मेरा? गेन 40। अब इस 40 की मैं आपको एंट्री करके देने लगा हूं अगर टैक्स रेट गिवन हो। एक एंट्री आपको याद होगी, PPE डेबिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट और DTL क्रेडिट। ये एंट्री याद है? इस एंट्री को चेंज करवाएं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट 40 से। हाँ, इन्वेस्टमेंट पूरी 40 से होंगी। क्या 40 का जो मुझे गेन आया है इसमें मेरा हिस्सा, या जब कभी इन्वेस्टमेंट बिकेंगी तब गवर्नमेंट वाले इस पे डेफर करके टैक्स देना पड़ेगा। अब जरा एंट्री सोचें कोई। रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI और DTL उसी तरह जी। 40 में से कितना हमारा, वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डेट डिस्क्रिप्शन। और 40 में से कितना कभी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? 28। तो ये हमने IFRS 9 में क्या डाला? टैक्स रेट डाला। जी, किसी को याद है अगर एसेट रीवैल्यू होता था 40 रुपए से तो हम कहते थे यूजर को खुशी दो 28 की। किसी को याद है ये बात? यूजर को खुशी दो 28 की, बाकी फिर हुकूमत को डेफर करके देना। खुदा ना खास्ता लॉस आ जाए, खुदा ना खास्ता उल्टी नहीं करनी वो, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा ना खास्ता लॉस आए, जनरल एंट्री क्या करनी है? जल्दी। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट? 10 से। फेयर वैल्यू रिजर्व OCI लॉस जी बोलें 10 इंटू 7। यार वो मुझे नहीं पता अब डेफर टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट चल रहा है या एसेट अकाउंट चल रहा है, जो मर्जी कर लें आप। तो वैसे असल में ये फ्यूचर में सेविंग है, क्योंकि आज जब आपको 10 का लॉस आएगा फ्यूचर में, बोल दें आगे यार IAS 12 की जान ना लें, जब आपको फ्यूचर में 10 का लॉस कभी ना कभी आएगा तो टैक्स वाले उसको माइनस करने देंगे। जब माइनस करने देंगे तो प्रॉफिट कम होंगे, तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में सेविंग आनी है, तो डेफर टैक्स एसेट। लेकिन पता नहीं कई दफा टी अकाउंट में लाइबिलिटी एसेट इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो वो आपकी मर्जी, एसेट लिखें या लाइबिलिटी लिखें, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन एंट्री ये होनी है लॉस डेबिट।
तो लिखें OCI में फिगर नेट ऑफ टैक्स जाती है, ये पूरी 10 रुपए गई है नेट ऑफ टैक्स, OCI में फिगर नेट ऑफ टैक्स जाती है। अब भाईजान आप लोग तैयार हो जाएं, मंडे को जरा आप लोग जो है ना टेस्ट दें बम्बास्टिक किस्म का IFRS 9 का, और अब आप लोग सही अपने, मैं तीर आजमाऊंगा और आप लोगों ने जिगर आजमाने हैं। कोई हाथ खड़ा करें, मैं तैयार हूं टेस्ट देने के लिए। आप जरा बनाएं आज इस दफा, इस बार जरा बनाएं, आप अपना टेस्ट बनाएं, मैं अपना दरबार खोल के बैठ जाऊंगा उसके मुकाबले में। हाइब्रिड वालों में कितने कितने लोगों का जज्बा जागा कि हाँ इस बार तो हम भी देंगे। वेल डन। इसका मतलब है पहले नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले से ही जज्बा जागा हुआ है माशाल्लाह। यार ये पेज नंबर लिखवा दें मुझे आज, फाइनल पेज नंबर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किस पेज से किस पेज तक चली है हमारी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऐसे ही जरा मैं चाह रहा हूं मेरे नोट्स अपडेटेड हों। 100 613 बस 613 एक पेज। और यार पता नहीं क्या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यार अजीब बोंगे हैं। 616 कितने लोगों ने को पता चल गया था? यानी पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो गया, ये नहीं पता चला इन्वेस्टमेंट इन शेयर कहां पड़ा है। पेज 616 पे पड़ा था। इसके पेज नंबर बता दें। 17 18 19 ना 17 पेज नंबर 620 तो मुझे जबानी याद हो गया परसों की क्लास की वजह से। पेज नंबर 620 मुझे याद है कौन सा है। और पेज नंबर 620। अगर आज भी लोगों को इसका पेज नंबर नहीं पता ना, तो लेट देम रेस्ट इन देयर हॉस्टल रूम, व्हाटएवर द केस में बी। अच्छा कौन सा सवाल होमवर्क में था? 32 35 7 8 9 तो फारग सवाल थे यार। 7 8 9 कितने लोगों ने कर लिए थे? 7 8 9 अब तो आपके घर तक व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं नोट्स। तो 7 8 9 कर लिए थे कितने? अच्छा 7 8 9 तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ऐसे करें ना ताकि मुझे पता चले, ऐसे करें हाइब्रिड वाले पता चले होमवर्क करके आए हुए, मतलब है नहीं करके आए हुए। अच्छा सॉरी 7 8 9 नहीं डिस्कस करना। वेल डन, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन वाले बहुत अच्छे हैं, हाइब्रिड वाले बहुत अच्छे हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 में नहीं, पेज नंबर 650 क्वेश्चन 32 था। लार्ज लिमिटेड हैज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चपेट नहीं सही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। रशीद मैं पहली बार पढ़ा सवाल। एन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ स्मॉल लिमिटेड, डिवेंचर फेस वैल्यू 6 लाख, परचेज्ड ऑन देयर इशू, साडा इशू नहीं खुदा के लिए, लोन नहीं समझ लेना। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, हमने इन्वेस्टमेंट किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 90,000 एंड कैरिंग 4% कूपन रेट एंड रिडीमेबल एट इतने। लार्ज लिमिटेड प्लान्स, ये वाली लाइन थी असल में। लार्ज लिमिटेड प्लान्स टू होल्ड दीज अंटिल देयर redemption on December and collect contractual cash flows. छह लाख सिर्फ 4% कितना आ रहा है? 24,000 कितने साल के लिए? 24,000 फॉर 3 years, तो पहले तो 3 एंड 585 6,000 6,048 500, या उस सवाल से आप बाहर निकल आए। आप बता दें मेरी नियत कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेने की है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या होती हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट और रिडेम्पशन वैल्यू। मेरी नियत है ये लेने की, वैसे ही आपके समझने के लिए लिखा है मैंने। द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिवेंचर इज 8%, मींस इफेक्टिव रेट इज 8%. Being a CFO of Large Limited, advise the director about the accounting for the financial instrument as required by relevant IFRS. अच्छा, अब एडवाइस में फिर भाई सारी बातें लिखाइएगा। As contractual cash flow test is passed and the business model is to hold till maturity. Therefore, what I think that these investments will be classified at amortized cost. As far as the initial measurement is concerned, what I think I will record it at fair value plus transaction cost, because you know that I know that transaction cost is capitalized. So what I think 6 lakh minus 90,000, 5 lakh 10,000 is purchase price,
plus the transaction cost, which is not given in this question. If it would have been given, I would have capitalized it. Examiner, let's move next. However, at the year end, chalo chodo yaar. As the ventures are planned to be held under redemption under IFRS 9, they would be measured at amortized. Unless के initial recognition पे हम किधर चले जाएं? ओए, भी लिख के आना, थ्योरी का सवाल है. The contractual terms of financial give rise to cash flows on specific data solely payment of principal and the objective is to hold till. This means that they are initially shown at their cost and including any and cost से मुराद वही fair value and this cost will increase over time by applying constant effective rate. ये लाइन को लिखने की जरूरत नहीं. And their value is reduced by interest received. ये वो amortized cost वाली डिस्कशन हो रही है, करना चाहिए कर सकते हैं. और अगली बात, 10,000 redeemable preference share issued on January. Financial liability. Financial liability. बबल खा रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ये फाइनेंशियल लायबिलिटी. बबल बना, बबल बना. अल्लाह अकबर यार, ग्रेट. ये जब आप अच्छा 10,000 redeemable preference share issued on January 2017 at ₹10 per share. Luckily face value और excellent issue price दोनों बराबर हैं. 10,000 redeemable preference share issued at 10%, which is also there with an annual dividend of 6% at their nominal value. Dividend तो nominal value पे ही मिलता है, लेकिन अब सवाल ये है कि it is a financial held for trading. लिखा हुआ लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है to reduce accounting mismatch. Default category बोले होन, default category amortized cost. Redeemable preference share although called as shares are not equity, rather they are a loan. ये एक financial liability है. Consequently they should be classified as non-current liability in balance sheet. The dividend paid will be shown in P&L as, क्योंकि redeemable हैं, क्योंकि क्या हैं? The shares are consequently a financial liability held at unless designated at FVTPL. ये काट दें क्योंकि उसने कोई ऐसी हिंट नहीं दिया हुआ, छोड़ने पड़े, ये वाली बात काट दें. In this case, shares are issued or redeemed at the same value. The effective interest rate and nominal will be same at each year. वो तब होगा जब FVTPL होगा. इसको छोड़ें. These are consequently made and held at amortized cost. Being default model लिख लें. Being default category. Being default category उधर रो नंबर बताऊं किसमें नहीं लिखा. चलें, शुक्रिया, आप लिखना, आइंदा लिखा करें साथ साथ, अच्छे बच्चे हैं सारे. ये काट दें आगे, लीव इट. चलें जी, इंशाल्लाह अब अगर टाइम बचा तो क्लास के एंड पे हम कोई सवाल कर लेंगे और IFRS 9 का. अब वापस आ जाते हैं. ओके, 2-3 चीजें बस छोटी मोटी रह गई हैं. पास पेपर क्वेश्चन 2 में चाह रहा था आज ना रिवाइज हो जाए. असल में कल हमने किया था, आज जरा रिवाइज हो जाए. जाते जाते चीज करते हैं जरा नजर. हमारे अकाउंटेंट को मसला किसका था? फाइनेंशियल एसेट का. अच्छा, ऑडिट के टेस्ट के लिए वो जो कल मसला हुआ था, स्लॉट्स बन गई हैं. कितने लोगों ने स्लॉट्स देख ली हैं? स्लॉट्स लगी हुई हैं. तो अगर 2 से 3.5 आप फ्री होंगे तो आपके लिए अलग स्लॉट है. अगर 3 से 4.5 फ्री होंगे तो आपके लिए अलग स्लॉट है. और एक टेस्ट रूम वैसे अवेलेबल है हर वक्त, उसमें आप किसी वक्त जा सकते हैं. लेकिन आने जाने की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी, जिस वजह से स्लॉट्स बना दी गई हैं. लेकिन आप 2 बजे वाले स्लॉट में अगर 2:15 टेस्ट देने जाएंगे और वो आपको रोकें तो ऑब्वियसली फिर उनका राइट बनता है आपको रोकने का. तो आप भी कोऑपरेट करें और वेट करें अगली स्लॉट कब खुलती है, तो फिर अगली स्लॉट के अंदर चले जाएं. थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे तो टेस्ट जरा आइडियल सिनेरियो के अंदर हो जाएगा. एक ही लॉट पूरी एंटर होगी और एक ही दफ़ा फ्रेंड पे दरवाज़ा खुलेगा. मैं यही गो टू वाला चक्कर भी नहीं है. तो इसलिए आप हजरात ने खाना पीना खा के सब कुछ जो करके आपने एक ही दफ़ा रूम में जाना है, एक ही दफ़ा बस में बैठना है, एक ही दफ़ा खुलेगी. अभी पहला दिन है, तजर्बा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा इंशाल्लाह. फिर टर्म टेस्ट 2 तक उम्मीद है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. लेकिन आज ज़रा तजर्बा कीजिएगा जाके. बिलाल हैज़ रिसेंटली जॉइन. अच्छा, मुझे ये बताएं जी, अमोर्टाइज कॉस्ट में बिजनेस नीयत किसी को याद हो क्या होती है? होल्ड टू कलेक्ट व्हाट? होल्ड टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल नहीं. और एफपीटीओसी में क्या नियत होती है? एंड मे सेल. और इसमें सिर्फ होल्ड टू सेल. अमोर्टाइज कॉस्ट में मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए होता है 43,500 और
6,000। इधर भी मुझे प्रिंसिपल भी चाहिए होता है और 48,500 और 6,000 भी चाहिए होता है। फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू चाहिए नहीं होती। फेयर वैल्यू मैंने कहा था कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं होती। प्लीज, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो दो हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। कमाल टेस्ट बनना है, पता नहीं किस किस्म का डब्बा आपके टेस्ट में आए और सही उधर डब्बे नहीं। अच्छा, FETPL, इज देयर अ कंडीशन दैट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज? नो। नेक्स्ट, हमारी एक टीम है, उधर मैं जरा मैसेज कर दूं कि अभी से काम शुरू कर दें। ये मुझे भूल जाने और फिर जो है वो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, IFRS 9 का ना टेस्ट बनाना है और इसमें वो जो सारी हमारी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं ना उनको देख के एक तो टेबल टाइप हम कोई डाल देंगे शायद, और बाकी कोई एक दो न्यूमेरिकल टाइप डाल देंगे जिसमें रेक्टिफिकेशन होगी। तो ये ज़रा एक अच्छा सा टेस्ट बन जाए, मंडे को होना है। अच्छा जी, वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट इन टीम, दैट इज नॉट डिस्क्लोज टू यू। ओके, आगे चलें जी। कैटेगरीज, कैटेगरीज बताएं जी। अमोर्टाइज कॉस्ट में शेयर्स तो नहीं आते, सिर्फ डेट आते हैं, और FETOCA में डेट भी आते हैं और FETPL में दोनों चीजें आती हैं। नेक्स्ट, इनिशियल मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट वालों की क्या होती है? चाहे शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, परचेज प्राइस प्लस फेयर वैल्यू थ्रू OCA वालों की परचेज प्राइस प्लस, और हर FETPL मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंस। कमाल MCQs आज होने हैं, आज MCQs होंगे इंशाल्लाह, जो 150 वाली हमारी क्लास है, और टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 सवाल डिस्कस होंगे, एक MCQs होंगे, एक वो डिस्कशन होगी। अमोर्टाइज कॉस्ट को ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे तो नहीं रखना, फिर अमोर्टाइज कॉस्ट ही लफ्ज सही है। इनको ईयर एंड पे और इनको भी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू। ओके, ले आओ कैमरा इधर। अच्छा जी, कंसोलिडेशन में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है पेरेंट, दैट इज PTCL, और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है यूफोन, दैट इज सब्सिडरी। पेरेंट और सब्सिडरी बनने के लिए शर्त है कि आप सब्सिडरी के भाईजान 50% से ज्यादा शेयर खरीदें। यह पेरेंट और सब्सिडरी बनने के लिए शर्त है। तीसरी बात, हमें पेपर में पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और हमें पेपर में सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन होगी। ये 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें गिवन होगा और हमने क्या बनानी होगी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें कुछ चीजें एलिमिनेट करनी है, कुछ चीजें कैंसिल करनी है। वो चीजें तकरीबन हैं 14-15 चीजें कैंसिल करनी है। ये कैंसिलेशन की एंट्रीज बस हमारे सिलेबस में है। 14-15 चीजें आपस के बैलेंसेस होते हैं, आपस की चीजें होती हैं, उनको हमने कैंसिल करना होता है। ये सिर्फ कंसोलिडेशन और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन में थर्ड पार्टीज के साथ हमारी कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, हम कंसोलिडेशन में उसका कुछ भी नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में नजर आता रहेगा। सब्सिडरी ने किसी अपने बैंक से लोन लिया हुआ है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो उसी तरह नजर आता रहेगा। पेरेंट के कोई डेटर्स हैं, वो उसी तरह नजर आते रहेंगे। PTCL ने किसी से पैसे लेने हैं, यूफोन ने किसी से पैसे लेने हैं, वो उसी तरह नजर आते रहेंगे। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोले कि सब्सिडरी मैंने तेरे से लोन लेना है, और सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोले हाँ मैंने तुझे लोन देना है, तो बिल्कुल सही बात है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एतबार से बिल्कुल गलत एंट्रीज नहीं है। क्योंकि इसने एंट्री की थी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, उल्टी होगी एंट्री, उल्टी होगी। इसने एंट्री की थी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और इसने लोन लेना है वापस, इसने एंट्री की थी लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसने लोन लिया, इसने कैश डेबिट लोन क्रेडिट एंट्री की, और पेरेंट ने लोन दिया लोन रिसीवेबल डेबिट। अब जब इनकी कंसोलिडेशन होने लगी है तो हमने इनको क्या समझ लेना है? सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। अब जब इनको सिंगल इकोनॉमिक यूनिट समझना है तो इनकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उसमें फिर सिर्फ क्या नहीं नजर आना चाहिए? इसकी किताबों में रिसीवेबल नजर नहीं आना चाहिए, और ये कहेगी मैंने कौन से देने थे, तो ये कहेगा मैंने तेरे से पैसे बीवी लेने नहीं, तो बीवी कहेगी मैंने पैसे देने नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ किस वक्त करेंगे? जब इनको हम क्या कर रहे होंगे? कंसोलिडेट कर रहे होंगे। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात नहीं करेंगे। यूफोन तेरी हुई, PTCL तेरी हुई। शुक्रिया शुक्रिया। रशीद पहला सवाल करिए आज। रशीद, रशीदा, सबको मुतवज्जे कर दें। पेज 32।
साथ वाले को नाम लेके बुलाएं जो मैंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर नहीं, पेज नंबर देखो नहीं, ये प्रोग्राम नहीं है। 32, ऐसे करें, साथ वाले का नाक बचा के, अपने ही नाक पे लगी है हाइब्रिड में एक बंदे के। क्वेश्चन नंबर 1, पी लिमिटेड, यार ये गलत क्वेश्चन है यार, ये नहीं हमने करना था, हमने वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन 1 करना था। यार हद होती है यार। हद होती है, वद होती है। पेज नंबर 87, जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर 50% को क्रॉस कर जाएं तो कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड लगता है या IFRS 9 लगता है? कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड लगता है। जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 50% से ज्यादा हो जाएं तो फिर कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड लगता है। पेज 87, क्वेश्चन 1, प्यार से ना, प्यार से जरा साथ वाले को थोड़ा सा हटा दें और अब रिलैक्स होकर बैठ जाए, जरा इधर सवाल सुनना शुरू कर दें। द स्टेटमेंट्स, बोलें सुभान अल्लाह, द स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज एट 31 दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज। अच्छा, अच्छा भाई, ये हमारे पास आ रही है पीटीसीएल की लैंड बिल्डिंग वगैरह। पीटीसीएल ने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं यूफोन के, यानी पीटीसीएल ने एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। आपको जिस बंदे ने शेयर खरीदे होंगे ना, उसकी किताबों में एक लाइन आइटम नजर आ रहा होगा, इनको ना लाइन आइटम्स कहते हैं। जिसने शेयर खरीदे होंगे उसकी किताबों में एक लाइन आइटम नजर आ रहा होगा, इस लाइन आइटम को कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो पीटीसीएल परचेस्ड शेयर्स ऑफ यूफोन फॉर ₹10,000। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर 10,000 रुपए में खरीद लिए हैं। एंट्री कर दी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कैश क्रेडिट। करंट एसेट्स 20,000 आ रही हैं, ये पीटीसीएल के डेटर्स होंगे, पीटीसीएल का कैश होगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 40,000 क्या है जो पीटीसीएल के ओनर कौन होंगे? शेयर कैपिटल ओनर्स होंगे ना पीटीसीएल के ओनर कौन होंगे? यार पीटीसीएल ना 1970 में बनी थी, 1971 में तो एक प्रोग्राम और होना था ना, तो एक साल पहले बन गई थी एडवांस में। तो पीटीसीएल 1970 में बनी थी। जब पीटीसीएल 1970 में बनी, कायदे आज़म के जाने के बाद बनी थी पीटीसीएल, तो जब पीटीसीएल 1970 में बनी तो बाबा जी रहमत ने सबसे पहले हिम्मत करके घर से पैसे लाए थे, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उन्होंने पीटीसीएल को दी थी। फिर बाबा जी रशीद देख के जज्बाती हो गए, और इस तरह बाजी रशीदा, और ये एक बाबा और बाजियों की कहानी थी ना खत्म होने वाली। ये वो लोग थे हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, अल्लाह वाले, अल्लाह को प्यारे हो गए, कब्रों में हैं। इन लोगों ने पीटीसीएल का बीज बोया था। इनको कहते हैं पीटीसीएल के ओनर्स। क्या कहते हैं? चंद दिनों में हम इनका नाम रख देंगे पेरेंट ओनर्स, यानी पीटीसीएल पेरेंट कंपनी है ना, तो पेरेंट के ओनर्स। अच्छा जी, आगे चलें। बाकी शेयर हो सकता है प्रीमियम पे इशू हुए हों, आज तक पीटीसीएल ने इतना कमाया है। अब मेरा सवाल है कि सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी आंखों के सामने आ गई। सब्सिडरी बनी थी शायद 1990 में, मिसाल दे रहा हूं, यूफोन बनी थी 1990 में। 2012 में पीटीसीएल ने सोचा हम एक्सपैंड करते हैं अपना कारोबार। पीटीसीएल ने यूफोन के सारे शेयर खरीद लिए। 1990 में यूफोन को बनाया था सऊदी किंग ने यूफोन को बनाया था 1990 में। 1990 से लेके 2000 से लेके 2010, 11, 12, तकरीबन 22 साल जो है सऊदी किंग इसको चलाता रहा, और 22 साल में जान मार के इसने अर्निंग्स कमाई 1000 रुपये पे। अच्छा, तो ये यूफोन की आज तक की अर्निंग्स है। 31/12/12 को शाम 5 बजे हमने सऊदी किंग को हबीबी अल्लाह अल्लाह कह के फारा कर दिया, और सऊदी किंग को हमने जाते हुए 10,000 रुपये ब्रीफ केस में डाल के दे दिए। जब हमने उसको 10,000 रुपये ब्रीफ केस में डाल के दिए, तो उसके बदले में जाते हुए उसने मुआनका नहीं किया, हमसे गले नहीं मिला, जाते हुए उसने हमें यूफोन दे दी। उसका लेवल है, हमने उसे पैसे दिए, 10,000 हमारा भी लेवल है, हमने पूरी सब्सिडरी खरीद ली, 100% सब्सिडरी खरीद ली।
सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्लांट्स वगैरह इसके नजर आ रहे होंगे, या यूफोन के खंबे नजर आ रहे होंगे, और यूफोन के अपने कोई करंट ऐसे, यूफोन ने आगे किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए, क्योंकि सब सब्सिडरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यूफोन ने आगे किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए, यूफोन ने आगे किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए। तो ये 4000 हो गया। आप लोगों ने अपना हाथ रख देना है, कुछ लोगों की तो उंगलियों से गुजारा चल जाया करेगा। आप लोगों ने अपना हाथ रख दिया करना है, हर एक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग देखा करना है ताकि नजर ना लग जाए। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये पैसे, और इसके ओनर कौन है, ये कौन है, इसका ओनर कौन है, जल्दी सोचें, बताएं बताएं, इसका ओनर कौन है। अब बिल्कुल बिल्कुल मैं देखें, हमने 31 दिसंबर 12 को शाम 5 बजे खरीद लिया है और 31 दिसंबर 12 की रात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें गिवन है, अब बिक चुकी है पीटी सब्सिडरी। तो अब बता दें इस वक्त ओनर कौन है। अब मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं, इट इज पेएबल टू ओनर्स। आपको पता है लोन बैंक को वापस करना होता है, और शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और अर्निंग्स वगैरह अगर यूफोन अपना कारोबार बंद कर दे तो किसे वापस करनी होती हैं, अपने ओनर्स को। और ओनर इस वक्त कौन है, पीटीसीएल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंट्रो की क्लास में टीचर कहते थे कैपिटल इज पेएबल टू ओनर, आसान सा नाम कैपिटल का ये लिखवाते थे कि इट इज पैसे पेएबल टू ओनर। पहली क्लास में एंट्री होती थी ओनर घर से पैसे लाया, तो आप कहते थे ये क्या मतलब कैपिटल, तो टीचर कहता था असल में ये पेएबल टू ओनर है, ओनर को पैसे वापस करने हैं। तो अगर सब्सिडरी लीगल यूनिट अलग है, कंसोलिडेशन के लिए हम इंशाल्लाह इसको इकट्ठा करेंगे, लीगली ये अलग यूनिट है, लॉ की नजर में, कंपनी लॉ की नजर में अगर आज मैं सब्सिडरी को बंद कर दूं तो सब्सिडरी ये सब कमाई किसको देगी, और ये कमाई पता है किस फॉर्म में देती है, अपने एसेट्स बेच देती है और लाइबिलिटीज पे कर देती है। तो लाइबिलिटीज हैं कोई नहीं, अपने एसेट 10,000 के बेच देगी और 10,000 अपने ओनर्स को दे देगी। तो बोले दिस पैसा इज पेएबल टू ओनर्स, ये ओनर्स को पैसा पेएबल है। और ओनर कौन है इस वक्त राइट नाउ, पेएबल टू पीटीसी। अब मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, अगर आप एग्री करें मेरी बात से, जनरेटर को हिलाने जा रहे हो, चलो हिलाओ। मेरे गुटू वाला चक्कर नहीं होता क्लास में, एक ही। अच्छा, अगर आप एग्री करते हैं तो बताएं। ये असल में ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर कुछ भी नहीं होती, अगर वो कंपनी आज बंद हो जाए ना तो मेरा हक होता है उससे पैसे लेने का। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज नथिंग, ये नहीं कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई तो मैं जो है वो अब रिलैक्स हो जाऊं, मैं फिक्रमंद रहूंगा कि मैंने उससे पैसे लेने हैं। इट इज लाइक अ रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ रिसीवेबल, बट इट इज ऑलवेज शोन इन बैलेंस शीट विद द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पीटीसीएल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूफोन से कह रहा है अगर तू आज कारोबार बंद करे मैंने तेरे से 10,000 लेने। बीवी ने कहा हाँ हाँ सरताज मैंने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुझे पैसे देने। स्टैंडर्ड कहता है लेना देना नेट करो, आपस का लेना देना लेन देन नेट करो। कल लोन रिसीवेबल लोन पेएबल था, आज कैपिटल को नेट कर रहे हैं। आपको पता है हमने क्लास में पढ़ा था अगर एक बंदा शेयर खरीदता है तो दूसरा इशू करता है। तो पीटीसीएल कह रहा है मैंने चेक वाली शर्ट को मुतवज्जे कर, पीटीसीएल कह रहा है मैंने तेरे से 10,000 लेने। बीवी कह रही अकेली बैठ के हाँ हाँ सरताज मैं अगर कारोबार बंद कर दूं तो मैंने तुझे 10,000 देने। क्या बात है, इज इट सो, इज इट सो। अब लेना देना नेट करें, लेना देना नेट करें। एक मिनट आज ना इधर देखें 56 हो गया सरकार, 50 जमा 6 56 24 40 30 10 टोटल करें 80। ये जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई, ये थी कंसोलिडेशन। शुक्रिया। ये मैंने आपको एग्जाम लेवल का सवाल, ये थी कंसोलिडेशन। तो एक ही किताबों में इन्वेस्टमेंट इन शेयर आ रहा है, IFRS 9 पढ़ा हुआ है आपने, एक ही किताबों में इन्वेस्टमेंट इन शेयर आ रहा है और दूसरे ने शेयर इशू किए हैं।
तो एक ही किताबों में इन्वेस्टमेंट इन शेयर आ रहा है, एक ही किताबों में फाइनेंशियल एसेट आ रहा है, दूसरे की किताबों में इक्विटी आ रही है। लेकिन बताएं ये लेने किससे हैं पैसे 10,000? जल्दी बताएं, सोचे सोचे लेने, मैं तस्वीर लेने देता हूँ, मैं जरा साइड पे हट जाऊँ, तस्वीर लेने देता हूँ। ये लेने किससे हैं पैसे? यूफोन से। और यूफोन का ओनर कौन है? चलें जी, पहले आप ऐसा करें, ये बात नोट कर लें, ये 1970 बाबा जी वाली बात एक सेपरेट बात है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेन बात वो है आज हमारी, जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, कि ये दोनों बातें बड़ी बड़ी करके लिखी हैं। जी पूछे, आप सवाल पूछना शुरू करें। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट। जी दोबारा बता देता हूं। भाई कह रहे हैं जरूरी नहीं है 10 और 10 बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करा दूं। यार अभी क्लास शुरू होती है और बीच में कड़िच अभी अलिफ बे हो रही है, तू कह रहे मुझे जीम से शुरू कराएं। बोल क्या, किनकी, किसकी अर्निंग, कौन सी अर्निंग, किसकी बुक्स में? हाँ वो आज तक है, जब से बिजनेस शुरू हुआ है। जी भाई आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, आप मर भी जाएंगे तो ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको, इज इट सो? मेरे ख्याल से तो कई ऑप्शंस हैं, या शेयर्स किसी को बेच दें और आ जाते हैं पैसे, किसी को बेच दें शेयर तो भी पैसे आ जाते हैं, और बेचने नहीं, कंपनी को कहें आप हमारे कारोबार बंद कर, कंपनी कारोबार बंद कर दे, वो पैसे आपको आ जाएंगे। तो रिसीवेबल लग रहा है। कंपनी जब भी बंद होगी, मैं इस तरह सोचने को कह रहा हूं, कंपनी जब भी बंद होगी तो इट इज लाइक, और यार इट इज लाइक फॉर मी, इट इज लाइक रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ कंपनी टेबल। वो जिस तरह होता नहीं था बचपन में, ये है दुकान, ये है ओनर, तो ओनर कह रहा है, इसने इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो ही हैज राइट टू रिसीव 10,000 एंड द सब्सिडरी ने इशू किए हुए शेयर्स, दैट हैज अ लायबिलिटी टू पे 10,000। तो ये जी एक इसको कहते हैं कंसोलिडेशन की पहली और बेसिक एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हम हर सवाल में किया करेंगे, बाकी इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट हो ना हो वो वक्त बताएगा। ये एडजस्टमेंट हमने आज से लेकर आखिरी क्लास तक हर सवाल में करनी है, एंड दैट इज द मोस्ट बेसिक एडजस्टमेंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसमें अकाउंटेंट्स रियलाइज्ड कि पीटीसीएल कह रहे हैं 10,000 रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट स्कीम है सब्सिडरी में, आई हैव टू रिसीव मनी व्हेनेवर इट क्लोजेस बिजनेस। सब्सिडरी सेइंग गाय यू रिलैक्स, यू सेड आराम से बात करो, आई एम नॉट गाय, ओके बॉय यू रिलैक्स, यू रिलैक्स, आई विल इंशाल्लाह पे यू, मेरा सब तेरा है, क्योंकि तूने मुझे 100% खरीद लिया। जब तूने मुझे खरीद लिया तो फिर मेरी नहीं चलेगी, अब तो तेरी चलेगी, और ये सब तेरे। जब तू ऑर्डर लगाएगा मैं कारोबार बंद कर दूंगी, और तेरा रिसीवेबल रिसीव हो जाएगा, और मैं सब पे कर दूंगी तुझे, तो क्योंकि 100% बाय कर लिया। लेकिन यार इस तरह नहीं होगा कि हम क्वेश्चन पेपर पे कॉलम डाल के इस तरह कर दें। तो अब सवाल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। ये ना हाईलाइट कर लें, पेपर में आती ही ना ये चीजें हम हाईलाइट कर लिया करेंगे। आपस के रिसीवेबल पेबल ऐसे करके आप बॉल पॉइंट पकड़ें, ऐसे। चले पहला सवाल करना शुरू करें। जी जी, यूफोन के शेयर होल्डर्स होंगे, यूफोन का शेयर होल्डर एक ही है इस वक्त, दैट इज पीटीसीएल। आप पूछें सवाल। पुराने शेयर होल्डर्स को तो हमने 10,000 दे दिया है, पुराने शेयर होल्डर्स को हमने 10,000 दिया है। ये 10,000 पेरेंट ने दिया होगा सऊदी किंग को, ये 10,000 पेरेंट ने दिया होगा सऊदी किंग को। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं पेरेंट ने 10,000 दिया है तो सब्सिडरी के कैश में 10,000 डेबिट कर दें सर कहीं। ओ प्लीज, सब आप अगर गाय खरीदते हैं तो गाय के मुंह में पैसे नहीं डालते, आप गाय के पुराने ओनर को ढूंढते हैं। तो ये बात कल हो गई थी, मैं रिवाइज करा देता हूं। ये 10,000 रुपए की एंट्री पीटीसीएल करेगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और सऊदी किंग जो कि यूफोन का पुराना ओनर है वो एंट्री करेगा कैश डेबिट 10,000। क्रेडिट वो क्या करे, वो अकाउंटिंग हमने नहीं करनी, वो एंट्री करेगा कैश डेबिट। तो इसलिए पीटीसीएल यूफोन को पैसे देते या यूफोन का ओनर ढूंढता है। आप मुर्गी है, मुर्गी को आपने खरीदना है, मुर्गी के मुंह में पैसे डाल के लिफाफे में डाल के ले आएंगे, क्या ढूंढेंगे? ऑनर ढूंढेंगे। क्या ऑनर एक नहीं होगा, ऑनर ज्यादा होंगे। वो फिर सवाल क्वेश्चन 4 कर लेते हैं फिर। अच्छा थोड़ा सा जरा, हाँ जी क्वेश्चन 5 कर लेते हैं पहले। चल सवाल पूछा।
नहीं 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 नहीं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाला सवाल भी आएगा। क्वेश्चन 5 पहले कर लेते हैं जी। इनका ये वाला ईयर एंड और ये वाला ईयर एंड डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप निकालें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लें जी। इसमें 31 12 12 ईयर एंड 31, तो ये पहले कर लेते हैं। मुझे करा लें, ये सवाल कर लेने दें। ओके, पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा एक चीज आप बताएं, नाम किसका आया करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? पीटीसीएल का नाम, फिर इस पे यूफोन का नहीं आएगा क्योंकि पीटीसीएल ने खरीदा हुआ है ना, और हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन थी। कौन कौन सी गिवन है और हम कौन कौन सी बनाने लगे हैं? ये वाली गिवन है, ये वाली गिवन है और ये वाली, और हम बनाने लगे हैं वो वाली बनेगी तो मैं पकड़ूंगा। अच्छा जी, एज ऑन 31 12 12। काउंटिंग की क्लास में बचपन में कहते थे कि हर फिगर को ना पकड़ लें और पोस्ट करते रहें। जो फिगर बैलेंस शीट या ट्रायल में आ रही है उसको एक दफा पोस्ट करते हैं, जो अदर इंफॉर्मेशन में आ रही है उसको 2 दफा। तो इसमें सिंपल एक एक फिगर पकड़ते रहें। येलो वाली लाइंस को मैं कहां लेके जाऊंगा, अटेंटिव रहिएगा। पीटीसीएल की लैंड, अच्छा कंसोलिडेशन में एक और बात, जितना सोचने को कहा जाएगा उतना सोचिएगा, उस बॉर्डर से आगे ना सोचिएगा, वरना पूरी कंसोलिडेशन में परेशान रहेंगे। पीटीसीएल की लैंड बिल्डिंग 50,000, सब्सिडरी की लैंड बिल्डिंग 6,000, इनको जमा कर लें। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? जमा करें। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जमा कर दें चीजों को जी। पीटीसीएल की बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, यूफोन की 600। इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे नजर आ रही है। यार ऐसा कर ना कर, बीवी से 10,000 मांग रहा है, अब ना शादी हो गई है, अब कंसोलिडेशन होगी। ये याद नहीं, खाना खिलाया था, ये लाइन लिखी होगी, शादी हो गई है, शादी हो गई है यार, तुम दोनों ना एक हो। अब तुम अच्छा नहीं लगता कि शोर बीवी से कहे मैंने तेरे से 10,000 लेने, तो इस लेने को क्रेडिट करें। इसके लिए भाई हम क्या करेंगे, वर्किंग वन नहीं, पहला सफा क्या, सफी पे आ जाना। ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? शोहर ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने माना मेरी शादी हो गई है, मैंने तेरे से पैसे नहीं लेने। करंट एसेट दोनों के अपने अपने अलग अलग है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जमा करें, इनको जमा कर दें, या पावर पॉइंट खोल लें या बंद कर दें जी। सिर्फ येलो वाली फिगर्स को वर्किंग वन में ले जाएंगे हम। यार कोई ऐसी चीज ना पेपर में सोचिएगा और क्लास के बाद आके मेरे से पूछिएगा। देखें इधर कि इसको और इसको तो नहीं कैंसिल करना, नहीं, ये नहीं है कि सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट की हो पीटीसीएल में, कुछ ऐसा ना सोचने बैठ जाइएगा घर जाके, तो प्लीज इस तरह की कोई बात ना कीजिएगा। कैपिटल बताएंगे 40, शेयर कैपिटल 40, शेयर प्रीमियम 30, रिटेन्ड अर्निंग 10, डॉक्टर ने कहा आधा घंटा वॉक करनी है, रिटेन्ड अर्निंग 10, यूफोन अकेले किचन में बैठ के बीवी चूल्हे की तरफ मुंह करके मैंने सरताज को 10,000 देने, और सरताज कमरे में बैठ के बोल रहा हाँ मैंने लेने पैसे, हाँ मैंने देने। किसी ने आके कहा भाईजान बाजी शादी होगी ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी बस कर दो जी गल्लां, मुझे भूल गया, ओ सॉरी। अब बाजी ऑटो पे लगी होंगी, बाजी फौरन कहेंगी मैंने कौन से देने थे। अब वो क्रेडिट टाइप चीजें हैं, इनको कैंसिल कैसे कर सकते हैं? कैंसिल डेबिट करके। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। कल मैंने इस तरह की एंट्री लिखी थी, लोन रिसीवेबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट। आज इस तरह की एक और एंट्री मैं आपके सामने लिखा जी। बताएं अगर ये दोनों डिफरेंट आ जाएं, खुदा के लिए चुप कर जाएं, आएंगे डिफरेंट, थोड़ा आगे चलने दें।
क्या सवाल का सारा डाटा मैंने उठा लिया? बस ये कैंसिल हो गई, बस अब इसका इधर कुछ नहीं आना, ये आपस में कट गई। बैलेंसिंग फिगर अगले सवाल में आएगी, वो मैं बताऊंगा उसका क्या करना है। फिर ये सब कट गई। 56, 24 और रियल ओनर्स की इक्विटी अब नजर आ रही है। जो बिजनेस के रियल ओनर्स हैं वो रियल ओनर्स हैं पीटीसीएल वाले, दे आर द रियल ओनर्स, उनकी तो ये इक्विटी है। अब सिर्फ रियल ओनर्स की इक्विटी नजर आ रही है, उसकी गायब हो गई। शुरू शुरू दिनों में ना ये बताना पड़ता है। ये हो गया सवाल। अच्छा सर, यहां भी बैलेंस शीट आपकी टैली हुआ करेगी? जी मेरी बैलेंस शीट यहां भी टैली हुआ करेगी। पीटीसीएल ने जो उसको पैसे दिए हैं पुराने ओनर को, उसको गुडविल भी शामिल है उसकी। क्वेश्चन 3 जरा मैं पहले करा दूं। यार आप लोगों का सवाल राइट है, सवाल पूछने का मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मेरा भी राइट है कुछ आपको लगाने का। कर लेते हैं, कर लेते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट में आया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 निकाल लेंगे। मैं जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर मुझे देख लेने दें कौन सा। नहीं अब नहीं, अब मैं बना दो दूसरा पार्ट रोते रोते।